हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। चैप्टर 5 में है अम्ल, क्षारक और लवण। फ्रेंड्स हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे पदार्थों का यूज़ करते हैं जैसे कि नींबू, इमली, नमक, शक्कर, सिरका, दही, कॉफ़ी, चाय, है ना। और इन सब के स्वाद भी अलग अलग होते हैं। कुछ कड़वे होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे और कुछ नमकीन होते हैं, है ना। तो इन चीज़ों में या तो अम्ल होगा या क्षार होगा या लवण होगा, है ना। तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि कौन से पदार्थ में क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 5.1 है अम्ल और क्षारक। तो फ्रेंड्स हम अम्ल और क्षारक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अम्ल को देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है ना। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल प्रेजेंट होते हैं। अम्ल मतलब एसिड। ऐसे पदार्थों की प्रकृति मतलब इनकी रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है, ये एसिडिक होते हैं, है ना। और यहाँ पर लिखा है एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा। तो एसिड का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? खट्टा। ओके। ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। फ्रेंड्स ऐसे पदार्थ क्या होते हैं? वो अम्लीय होते हैं मतलब एसिडिक होते हैं। मतलब कि जितने भी खट्टे पदार्थ हुए उनमें क्या प्रेजेंट होगा? उनमें अम्ल प्रेजेंट होगा, जैसे कि दही, नींबू का रस, सिरका आदि, ठीक है। तो ये क्या हुए? अम्ल। अब हम देखेंगे कि क्षार क्या होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स आपने खाने का सोडा देखा है? बिल्कुल सबके घर में होता है। जैसे मम्मी कुछ व्यंजन बनाती है तो उनमें डालती है ना। तो खाने का सोडा या बेकिंग सोडा बोलते हैं जिसको, इसका स्वाद कैसा होता है? क्या ये खट्टा होता है? नहीं, इसको हम जैसे चखेंगे तो ये थोड़ा कड़वाहट या चरपराहट लिए होता है ना। जैसे जीभ में डालेंगे तो वो बिल्कुल अजीब सा स्वाद लगता है। और मतलब क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं होता, इसका मतलब है कि इसमें कोई अम्ल नहीं है, इसमें कोई एसिड नहीं है। ओके, इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ेंगे तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। तो फ्रेंड्स ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। मतलब क्षारक क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। ओके, एग्जाम्पल है खाने का सोडा मतलब बेकिंग सोडा। चलिए आगे और जानेंगे डिटेल में उसके बारे में। अब हम देखेंगे सूचक। फ्रेंड्स हम सभी चीज़ों को अपने मुंह से या चख कर तो नहीं देख सकते ना। जैसे कि आप साबुन को चख कर जानोगे कि वो अम्ल है या क्षार, चख के तो नहीं दे सकते उसको, है ना। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? तो उसके लिए एक पदार्थ का यूज किया जाता है जिसको सूचक कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि सूचक होता क्या है। तो कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिसे सूचक कहते हैं। मैंने जैसे बताया कि हर चीज को हम मुंह से चख कर टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते कि वो अम्ल है या क्षार। ज़्यादातर जो क्षार होते हैं वो उनकी मतलब केमिकल कंपोजिशन ज़्यादातर जहरीली होती है, तो उनको हम चख कर नहीं जान सकते। और बहुत सारे अम्ल ऐसे हैं जिनको हम टच भी नहीं कर सकते, तो उनको कैसे हम जानेंगे कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है? तो उसके लिए ही सूचक का यूज किया जाता है। और ये सूचक क्या होते हैं चलिए देखते हैं। जैसे कि हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। फ्रेंड्स ये सब क्या है? ये प्राकृतिक सूचक हैं। और एक सूचक होता है फिनेप्थलीन बोला जाता है जिसको, जो कि एक रासायनिक सूचक है। उसके बारे में आगे जानेंगे। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ अम्लों के नाम दिए गए हैं और ये किस में पाया जाता है ये लिखा हुआ है। तो इधर अम्ल का नाम और इधर किस में पाया जाता है, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी का डंक। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के जितने भी खट्टे फल हैं उनमें पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में। एस्कार्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? जिसको कि विटामिन सी बोलते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था।
तो एस्कार्बिक अम्ल आंवला या सिट्रस फल मतलब जितने खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल, ये मैं लिखना भूल गई थी, तो टार्टरिक अम्ल किस में मिलता है? इमली, अंगूर या फिर कच्चे आम, ठीक है, इनमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अम्ल के बारे में जाना कि वो किस में पाया जाता है। अब क्षारक के बारे में पढ़ेंगे कि क्षारक किस में पाया जाता है और इसका नाम क्या क्या होता है। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये किस में पाया जाएगा? चूने का पानी, ओके, चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, ठीक है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये किस में पाया जाता है? खिड़की के कांच आदि साफ करने के मार्जक, जो उसका खिड़की वगैरह साफ करने का जो सॉल्यूशन होता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये किस में होते हैं? तो ये साबुन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है? तो ये दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है जिसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम अम्ल और क्षार के बारे में जान चुके हैं। अब देखते हैं कि 5.2 में क्या है। 5.2 में है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। फ्रेंड्स, हमारे प्रकृति में मतलब आसपास ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि सूचक की तरह कार्य करती हैं। तो इसमें देखते हैं कि पहला क्या है। पहला है लिटमस। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। रंजक मतलब जिसे मतलब रंग किया जाता है, ओके, रंग प्राप्त किया जाता है, वही रंजक कहलाता है या जिससे रंगा जाता है, ठीक है। तो लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक रंजक है जो कि लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इसे लाइकेनो या शैक से निष्कर्षित किया जाता है। शैक मतलब हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, शैक या लाइकेन किसे बोलते हैं? तो लाइकेन में शैवाल और कवक सहजीवी के रूप में होते हैं, हमने पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में। तो यही लाइकेन कहलाता है। और ये लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषण का सूचक होता है। जैसे ही अगर वायु में जहरीली गैसों का या फिर वायु प्रदूषित होती है तो ये जो लाइकेन है वो ग्रीन से ब्राउन कलर हो जाते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं और इससे पता चल जाता है कि वायु प्रदूषित हुई है, ठीक है। और ये सामान्य रूप से इसी का उपयोग ज्यादा किया जाता है, ठीक है। अगर इसको आशुद्ध जल या जो डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं जिसको, उसमें अगर इसको डाला जाए तो इसका कलर माव कलर या नील शोण कहते हैं जिसको, एक कलर होता है माव कलर, तो उस कलर में दिखता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है मतलब एसिटिक विलयन में डाला जाता है तो ये लाल हो जाता है। और क्षारकीय विलयन में मिलाया जाता है मतलब बेस में, अम्ल मतलब एसिड और क्षार मतलब बेस, बेस में मिलाया जाता है तो ये नीला कलर का हो जाता है, ठीक है। और ये विलयन के रूप में यूज किया जाता है या कागज की पट्टी के रूप में जिसको लिटमस पेपर बोलते हैं। ये आगे देखेंगे आप, ये देख रहे हो, ये लाल लिटमस पेपर और ये नीला लिटमस पेपर, ये लाइकेन से ही बनाया जाता है, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये लाइकेन का चित्र है। तो यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है, ये जो देख रहे हो आप, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो लाइकेन या लिटमस है वो अम्लीय विलयन को लाल कर देता है और क्षारकीय विलयन को नीला कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अम्ल और क्षार के बारे में जाना, अब हम जानेंगे उदासीनीकरण, मतलब ना कि एसिड ना कि बेस, न्यूट्रल। उदासीनीकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है और साथ साथ लवण जल निर्मित होते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकल के द्वारा समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। उदासीनीकरण क्या है? एक मिनट। ये हम 3 टेस्ट ट्यूब लिए। इस फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, सेकेंड में हमारा फिनोप्थिलीन सूचक है जो कि एक रंजक या
रंजक कहलाता है, ठीक है। और सी टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये एक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, ठीक है। अब इस अम्ल में फिनोप्थिलीन सूचक डालेंगे, ठीक है। तो फिनोप्थिलीन सूचक की कुछ बूंदे डालते हैं तो इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होता, ये रंगहीन रहता है। तो इससे हमको पता चलता है कि ये जो विलयन हमने लिया है वो एसिटिक विलयन है। और उसके बाद हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें फिनोप्थिलीन सूचक डालते हैं। तो फिनोप्थिलीन सूचक डालते ही इसका कलर जो है गुलाबी कलर का हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमने जो विलयन लिया वो क्षार है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने अम्ल क्षार जान लिया, अब हम जानेंगे उदासीनीकरण क्या होता है। फ्रेंड्स, हमने इस टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, ठीक है। ये क्षार है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमको उदासीन विलयन प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अम्ल और क्षार एक साथ क्रिया करके उदासीन विलयन बनाते हैं और इससे हमें क्या प्राप्त होता है, इससे हमें लवण प्राप्त होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं लवण क्या होता है। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। हम इन दोनों का विलयन लेंगे तो ये विलयन उदासीन हो जाएगा और जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा हमको वो क्या कहलाएगा, वो ही लवण कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका समीकरण देखते हैं आगे। तो अम्ल क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और इसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है। फ्रेंड्स, अगर हम इस टेस्ट ट्यूब को छुएंगे थोड़ी देर बाद तो ये हमको गर्म महसूस होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अम्ल क्षार के उदासीनीकरण होने पर ऊष्मा निर्मुक्त होती है और जल और लवण बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH और HCl की क्रिया करके हमको क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड NaCl और H2O मतलब जल मिलता है और ऊष्मा निर्मुक्त होती है मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये बताना भूल गई थी आपको कि जो गुड़हल होता है, गुड़हल का जो फूल होता है वो भी एक सूचक का कार्य करता है। जैसे कि लिटमस है उसी तरह गुड़हल भी एक सूचक का कार्य करता है और ये मतलब अम्ल के विलयन में गुलाबी रंग देता है और क्षार के विलयन में डालने पर हरा रंग देता है। ओके फ्रेंड्स, और फिनोप्थिलीन जो सूचक है वो क्षार के विलयन को गुलाबी कर देता है और अम्ल के विलयन में रंगहीन हो जाता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे 5.4 दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। उदासीनीकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन। तो सबसे पहला है अपाचन। अपाचन मतलब अपचन, वही अपाचन कहलाता है मतलब अनडाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमारे अमाशय में मतलब स्टमक में क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है ना। हम लास्ट चैप्टर में ये भी पढ़ चुके हैं और हमारे जो कि हमारे भोजन को पचाने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन अमाशय में कभी कभी अम्ल की बहुत अधिक मात्रा बनने लग जाती है और जिससे हमें अपाचन की समस्या हो जाती है और कभी कभी अपाचन काफ़ी मतलब पेनफुल होता है, कष्टदायक होता है। तो हम अपाचन से मुक्ति पाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, जैसे कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का यूज़ किया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमने पीछे पढ़ा था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्षारक है, तो हम उसी का यूज़ करते हैं और जो कि हमारे पेट में जो अधिक अम्ल बन चुका है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है मतलब उदासीन कर देता है, ठीक है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा कोई प्रति अम्ल या एंटासिड लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये उदासीनीकरण का एक उदाहरण हुआ। दूसरा, चींटी का डंक। फ्रेंड्स, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, हमने पीछे पढ़ा। और जब किसी को चींटी काट लेती है तो वो हमारी त्वचा में अम्ल छोड़ती है मतलब एसिड डाल देती है। उसके डंक में फार्मिक अम्ल होता है जिसको वो हमारे शरीर में डाल देती है ना। और हम इसके डंक के प्रभाव को कम करने के लिए उसमें क्या डालते हैं, खाने का सोडा, ठीक है। नमी युक्त खाने का सोडा मतलब
जिसमें पानी मिला हो। यहाँ पर पढ़ते हैं, खाने का सोडा नमी युक्त सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा केलामाइन मिलियन जिसमें जिंक कार्बोनेट पाया जाता है। तो हम उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं, जिससे कि वहां पर जो एसिड का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षार है जो अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब हम देखेंगे मृदा उपचार। मृदा उपचार फ्रेंड्स, जो हम खेतों में जो बहुत अधिक रासायनिक उर्वरक डालते हैं तो उससे जो खेत की मिट्टी होती है वो बहुत अधिक अम्लीय हो जाती है, मतलब एसिडिक हो जाती है। यदि जो मिट्टी है वो बहुत अधिक अम्लीय होगी या बहुत अधिक क्षारीय होगी तो जो पेड़ पौधे हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और जब मिट्टी अधिक अम्लीय या क्षारीय हो जाएगी तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो तो बिना बुझा हुआ चूना, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है, या फिर बुझा हुआ चूना जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर इनको छिड़क दिया जाता है, जिससे जो ज़्यादा एसिडिटी है वहाँ की मिट्टी की वो कम हो जाती है, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाती है। फ्रेंड्स, अब यदि मृदा क्षारकीय हो तो क्या करते हैं, तो इसमें जैव पदार्थ मिलाया जाता है। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो इसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। मतलब अगर मिट्टी क्षारकीय हो गई है, ज़्यादा क्षार की मात्रा ज़्यादा हो गई है, तो उसमें जैव पदार्थ मतलब जैविक पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज कर देता है क्षार को। ठीक है, अब नेक्स्ट है कारखानों का अपशिष्ट। फ्रेंड्स, कारखानों में बहुत अधिक मात्रा में क्या बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ या कचरे बनते हैं, जो कि एसिड प्रकृति के होते हैं, है ना। और ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही अगर जलाशयों में बहा दिया जाए या विसर्जित कर दिया जाए तो जो मछली और अन्य जलीय जीव हैं वो इस अम्ल के प्रभाव से मर सकते हैं, है ना। जो जल में जो जीव जंतु रहते हैं वो उनको काफी नुकसान होता है। तो इस कारखाने के जो अपशिष्ट हैं उसको जलाशयों में विसर्जित करने से पहले उदासीन कर दिया जाता है। कैसे, तो क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन करते हैं उसको। कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थों से उदासीन किया जाता है। तो यही बता रहा है यहाँ पर भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जाना और उदासीनीकरण की प्रक्रिया के बारे में जाना और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जाना। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब आती है क्वेश्चन की बारी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसों के नाम बताइए। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो अम्लीय वर्षा होती है वो किन किन गैसों के कारण होती है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कोशिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे डीएनए है, आरएनए है, हमारे न्यूक्लियस है ना, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, यही आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए ताकि वो लोग भी इससे कुछ फ़ायदा ले सके। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।